पश्चिम बंगाल की तस्वीर है जहां ममता बनर्जी का राज चलता है। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां वोट और तुष्टीकरण के लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं। जलता पश्चिम बंगाल, दीदी की राज में जमकर बवाल, चारों तरफ सिर्फ आग ही आग। विरोध की इस आग ने इलाके की दुकानों को जलाकर भस्म कर दिया। आगजनी और हिंसा में 7 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। क्यों जल रहा है पश्चिम बंगाल? दीदी राज में क्यों मचा बवाल? ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम की हैं। बीजेपी का दावा है कि बुधवार की रात टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके वर्कर्स पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 7 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इस हिंसा के बाद गुस्से की आग इतनी भड़की कि बवाल मच गया। जगह जगह आगजनी शुरू हो गई। लोग सड़कों पर उतर आए, सड़क पर प्रदर्शन शुरू हो गए। टीएमसी आरोपों के घेरे में है, लेकिन उन्होंने बीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया है। नंदीग्राम में इंसान के ऊपर नफरत का इंजेक्शन दिया जा रहा। हम नफरत का इंजेक्शन नहीं देते हैं। हम लोग मोहब्बत की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। बहुत दुख की बात है, मगर उसको भड़का के जो किया है वो इसका दोषी है। हिंसा और आगजनी के बाद इलाके में काफी तनाव है। जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 2 चरणों के लिए वोटिंग अभी बाकी है। इस बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद सियासत गर्मा गई है। ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है। पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। ये तमाम लोग जो लोकतंत्र के गले को मरोड़ने वाले, लोकतंत्र की शक्ति को कमजोर करने वाले और गुंडागर्दी के बल पर वो चुनाव में जीतना चाहते हैं। चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में इस वारदात से सियासत गर्म है, तो आरोपियों की लगातार धरपकड़ जारी है। नंदीग्राम में महिला बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में बंगाल पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, तो टीएमसी के एक कार्यकर्ता की भी गिरफ्तारी हुई है। इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर हमला बोला और हिंसा का जिम्मेदार ठहराया। मालवीय ने लिखा कि 16 मई 2024 को ममता बनर्जी ने हल्दिया में एक रैली में धमकी देते हुए कहा कि वो नंदीग्राम में मिली हार का बदला लेंगी। उन्हें बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से हार मिली, लेकिन फिर भी शर्मनाक तरीके से मुख्यमंत्री बन गईं। अमित मालवीय ने वो वीडियो ट्वीट किया है जिसमें ममता बनर्जी हल्दिया की रैली को संबोधित कर रही थी। जरा सुनिए ममता ने क्या कहा था। পিএম চেঞ্জ করেছিল, এসপি চেঞ্জ করেছিল, আইসি চেঞ্জ করেছিল, আর ইলেকশন হয়ে যাওয়ার পরেও লোডশেডিং করে দিয়ে রেজাল্ট পাল্টে দিয়েছিল। আমি আজ নাও কাল এর বদলা তো নেবই। কিভাবে নেব, কেমন করে নেব, সেটা আগামী দিন পথ দেখাবে। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में थे। शुवेंदु ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया था। इस हार ने ममता बनर्जी को हिलाकर रख दिया। उसके बाद उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। फिलहाल लोकसभा चुनाव है और नंदीग्राम तमलुक लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहां से कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको बताते हैं हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में कहां-कहां हिंसा हुई है। 13 मई चौथा चरण था और बीजेपी नेता दिलीप घोष के काफिले पर हमला कर दिया गया। पूर्व टीएमसी कार्यकर्ता का शव भी बरामद हुआ था। 7 मई को तीसरा चरण था जहां पर हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आई थी और बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आए थे, भिड़ंत हुई थी। 19 अप्रैल को हिंसा की छुटपुट घटनाएं हुई थी, बीजेपी और टीएमसी में झड़प हुई थी। इससे पहले 16 अप्रैल को बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद किया गया था। तो लगातार चुनाव के बीच में ही इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और 24 के चुनाव में जब देश भर में मुस्लिम आरक्षण को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जोर का झटका धीरे से दिया है। ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को मिलने वाले आरक्षण पर कोर्ट का ऐसा हंटर चला कि 2010 के बाद आरक्षण के जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का फरमान सुना दिया। हाईकोर्ट का फैसला कैसे बंगाल के अगले 2 चरण के चुनावों में असर डाल सकता है और कैसे ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ा सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। আমি মানব না ওবিসি রিজার্ভেশন
ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही है। 24 के सियासी संग्राम में शायद ही कोई ऐसा चुनाव प्रचार हो जिसमें ओबीसी के नाम पर मुस्लिम आरक्षण की तान सुनाई नहीं दे रही है। बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण की तान क्या छेड़ी, देश का सियासी माहौल एकदम गर्म हो गया। सियासी संग्राम ऐसा मचा हुआ है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के निशाने पर हैं। अब पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आरक्षण को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे दिया। चुनावी माहौल में आरक्षण पर पहले ही सियासत गर्म थी। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग बबूला हो गई। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। अभी 2 चरणों के लिए वोटिंग बाकी है। जाहिर है इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा। अभी ममता बनर्जी आग बबूला हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बंगाल में करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम भी हैं। लेकिन ममता दीदी बगावत पर उतर आई हैं, जिसके बाद बीजेपी ममता बनर्जी को वोट बैंक के लिए मुस्लिम आरक्षण की आड़ में ओबीसी जातियों से धोखा करने का आरोप लगा रही है। ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी और एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। ये सब लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये देश संविधान के आधार पर चलेगा, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं चलेगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं चलेगा। जिस तरह से ममता जी ने कहा, उनका अहंकार बोल रहा है और देश कभी धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं कर रहा। आरक्षण पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी गुस्से में लाल जरूर हैं, लेकिन आपको ये समझना भी जरूरी है कि ममता बनर्जी ने मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए कथित तौर पर नियमों को ताक पर कैसे रखा। जिन 42 समुदायों को ओबीसी आरक्षण में जोड़ा, उनमें 41 जातियां मुसलमानों की थी। दावा है कि नियम के विपरीत ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए गए। पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह भी नहीं ली गई। प्रस्ताव विधानसभा से पास होना था, जो कि नहीं कराया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट का ये जो फैसला है रद्द करने का, ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि अभी एक वहाँ के जज ने रिटायरमेंट के बाद भाजपा ज्वाइन की है। एक जज रिटायर होने के पहले बता रहे हैं सबको कि मैं भी आरएसएस में था और रिटायरमेंट के बाद मैं फिर चला जाऊँगा। तो उनका दृष्टिकोण क्या है, मनुवादी दृष्टिकोण है। मुझे लगता है कि इसमें शायद सुप्रीम कोर्ट मदद करेगी। ये बहस बड़ी है, आप भी नहीं समझ पाओगे। सबसे ज़्यादा आरक्षण का धोखा अगर किसी ने दिया है तो वो बीजेपी ने दिया। पहले पिछड़े, दलित, आदिवासी जनरल कैटेगरी में भी आते थे। इन्होंने पिछड़े, दलित और आदिवासियों को अपनी कैटेगरी में बांध दिया है, जिसकी वजह से जनरल में नहीं आ पा रहे हैं। आरक्षण पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद अगले 2 चरणों के चुनाव पर उसका क्या असर होगा, ये तो 4 जून के नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुसलमान क्या सोचते हैं, वो भी सुनिए। उसको चलाना चाहिए तो उसको ये लोग खत्म कर रहे हैं। ये राजनीति जो हो रहा है ये बहुत गलत है, राजनीति नहीं करना चाहिए। जो भी हाई कोर्ट किया है, इस कुछ में कुछ कमी पाया होगा। हाई कोर्ट का फैसला होगा तो कुछ न कुछ तो इसमें कमी रहा होगा, तभी तो वो रद्द किया है। मुसलमानों के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा नहीं है मुसलमान एक फुटबॉल हो गया, वो आ रहा वहाँ से एक लात मार दे रहा, वो आ रहा वहाँ से एक लात मार दे रहा। संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कई राज्यों में मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है। सवाल यह है कि मुस्लिमों को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो किसके हक से छीन कर दिया जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार खुले मंच से कह दिया है कि जब तक वो जिंदा हैं, धर्म के नाम पर आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। नहीं देने दूंगा। और आइए अब आपको बताते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद उन 17 सीटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिन पर छठे और 7वें चरण में मतदान होना है। 2019 के चुनाव में इन सीटों का समीकरण क्या था, यह भी आप समझ लीजिए। आपको हम दिखाते हैं, जरा देखिए। तामलुक टीएमसी, कांथी टीएमसी, घाटल टीएमसी, झारग्राम बीजेपी, मेदिनीपुर बीजेपी, पुरुलिया बीजेपी, बांकुड़ा बीजेपी और बिष्णुपुर
बीजेपी। यानी छठे फेज में 2019 में इन सीटों पर टीएमसी ने 3 सीटें जीती और बीजेपी ने 5 सीटें जीती। अब पश्चिम बंगाल के 7वें चरण की सीटों को भी समझ लीजिए। 2019 में यहां का समीकरण क्या था आप देखेंगे तो ये सारी सीटें, चाहे बारासात हो, बशीरहाट हो, जयनगर हो, मथुरापुर, हीरा, बंदरगाह, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण और उत्तर, इन सभी पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। यानी 9 की 9 सीटें टीएमसी ने जीती थी। अब यह देखना होगा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद 4 जून के नतीजों में क्या फर्क दिखाई देता है। और आइए बढ़ते आगे। फरवरी से जून तक मौसम का मिजाज 180 डिग्री करवट ले चुका है और सियासत भी। तब राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खड़े होने वाले राजा भैया के सुर अब बदल चुके हैं। बीजेपी को बगावती सुर सुना रहे गुंडा नरेश सियासी साइकिल की सवारी करते नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। ये जो जन सैलाब है, जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे, आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए। 6 साल से रिश्तों में जमी बर्फ आज कुछ इस तरह पिघली जब अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ की धरती पर बिना नाम लिए राजा भैया की घर वापसी का ऐलान किया। जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे, आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए। बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही। और जो बीजेपी वाले सांसद हैं वो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं। वो रो इसलिए रहे कि इस बार प्रतापगढ़ से वो लाखों वोटों से हार के जा रहे हैं। यूं तो पूर्वांचल की सियासी बिसात में ये स्क्रिप्ट पिछले कुछ दिनों से लिखी जा रही थी, लेकिन छठे राउंड के मतदान से ठीक पहले राजा भैया ने ढाई चाल चल ली है। प्रतापगढ़ में आज अखिलेश की रैली में एसपी और कांग्रेस के साथ साथ राजा भैया के हजारों समर्थक भी शामिल हुए। भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी अखिलेश जी जिंदाबाद, प्रतापगढ़ जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। साइकिल पर सवार होकर राजा भैया कौशाम्बी प्रतापगढ़ होते हुए मिर्जापुर में भी एनडीए का खेल बिगाड़ने की तैयारी में है, जहां अपना दल सोनेलाल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल मैदान में है। पिछले हफ्ते ही अनुप्रिया पटेल कौशाम्बी में थी, जिसे राजा भैया का गढ़ भी माना जाता है। कौशाम्बी में बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर के लिए वोट मांगते मांगते अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर सियासी तीर छोड़े थे। इससे पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। दरअसल कौशाम्बी में बीजेपी के बड़े नेताओं ने राजा भैया के घर हाजिरी लगाई थी ताकि पूर्वांचल में राजा भैया का समर्थन मिल सके, लेकिन बीजेपी नेताओं को खाली हाथ लौटना पड़ा था, जिसके जवाब में अनुप्रिया ने राजा भैया को गढ़ में चुनौती दे दी। राजा भैया की सत्ता को चुनौती देने के बाद राजा भैया के समर्थकों ने मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और माना जा रहा है कि जल्द ही राजा भैया भी मिर्जापुर में दस्तक दे सकते हैं। मिर्जापुर में एनडीए की उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल हैं। एसपी ने राजेंद्र एस बिंद को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी ने ब्राह्मण समाज के मनीष त्रिपाठी को मैदान में उतार दिया है। मिर्जापुर में पटेल, बिंद और ब्राह्मण मतदाताओं की तादाद ज्यादा है, लेकिन राजा भैया अगर राजपूत वोटरों को एसपी की तरफ मोड़ देते हैं तो अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि राजपूत वोटर भी मिर्जापुर में निर्णायक भूमिका में हैं। राजा भैया की एंट्री से राजपूत वोटों का बंटवारा तय है। पूर्वांचल की 4 से 5 सीटों पर राजा भैया का प्रभाव माना जाता है, जिससे बीजेपी अपना दल गठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में राजा भैया ने साइकिल पर सवार होकर यूपी की सियासी चर्चा को नया मोड़ दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस बार समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन पूर्वांचल में 2019 में समाजवादी पार्टी की साइकिल सिर्फ आजमगढ़ में ही चली थी और 2022 उपचुनाव में वहां पर भी कमल खिल गया था। एक बार फिर आजमगढ़ में साइकिल और कमल की जंग तेज है और इसी जंग में यादव परिवार की 2 बहुएं आमने सामने आ चुकी हैं।
आजमगढ़ में आज जेठ धर्मेंद्र यादव के खिलाफ अपर्णा यादव ने कुछ इस तरह मोर्चा खोला। रोड शो के जरिए बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ के लिए वोट मांगे। दिनेश लाल यादव जी को यहाँ से भारी बहुमत से सांसद बना करके दिल्ली भेजें। मेरे श्रद्धेय ससुर जी जो है आदरणीय नेताजी हमेशा जो है इस सीट के सभी लोगों को कहते थे कि उनसे बड़े मानसिक उनका लगाव है, बड़ा आत्मिक लगाव है। और जो है इसीलिए मैं भी यही कहूँगी कि आज उसी लगाव के चलते हुए अपनी पार्टी से बीजेपी से मैं दिनेश लाल यादव जी के सपोर्ट में आई हूँ। अपर्णा ने कन्नौज में जेठ अखिलेश यादव और मैनपुरी में जेठानी डिंपल यादव के खिलाफ प्रचार नहीं किया, लेकिन छठे चरण में आजमगढ़ का बैटल यादव परिवार वर्सेस यादव परिवार में तब्दील हो चुका है। हालांकि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में बहू की चुनौती को दरकिनार कर रहे हैं। आने दीजिए, जिसको भी आना है आ जाने दीजिए, सबको अपनी तमन्ना पूरी करने दीजिए। मैं ये चाहता हूँ कोई ऐसा न रह जाए जिसकी तमन्ना पूरी ना हो। बाकी तो आजमगढ़ के लोग फैसला क्या लेंगे वो मैं समझता हूँ, आजमगढ़ तो छोड़ दो, देश के तकरीबन सभी को पता है। आजमगढ़ में भले ही बहू अपर्णा धर्मेंद्र यादव के सामने खड़ी हों, लेकिन धर्मेंद्र यादव के साथ भाभी डिंपल यादव का साथ है। डिंपल ने आजमगढ़ में भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ को भोजपुरी में ही चुनौती दी। आजमगढ़ के ई पवित्र पावन धरती के हम दोनों हाथ जोड़कर नमन करत हुई। 2019 में जब पूर्वांचल में साइकिल पंक्चर हुई थी, तब भी आजमगढ़ एसपी के साथ रहा। इस सीट से मुलायम परिवार का खास नाता रहा है। 2014 में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से सांसद बने। 2019 में अखिलेश यादव आजमगढ़ से लोकसभा पहुंचे। 2022 में अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दिया और चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ की विरासत सौंपी, लेकिन बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने मात्र 8000 वोट से आजमगढ़ की फिजा में भगवा लहरा दिया। आजमगढ़ में एसपी एक बार फिर एमवाई समीकरण के जरिए साइकिल दौड़ाने की कोशिश में है। आजमगढ़ में यादव वोटर 18% हैं, गैर यादव ओबीसी 15 से 18% हैं, मुस्लिम वोटर 18% हैं, एससी वोटर लगभग 20% हैं, सामान्य वोटर भी 20% के आसपास हैं और अन्य 6% के आसपास हैं। वहीं अपर्णा यादव के जरिए बीजेपी भी आजमगढ़ में यादव फैक्टर भेदने की तैयारी में है, ताकि 2022 के नतीजे दोहरा सके। इसी जंग में आजमगढ़ में बड़ी बहू वर्सेस छोटी बहू की जंग भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं जौनपुर की, जहां अखिलेश यादव ने आज जनसभा को संबोधित किया और एक जनसभा खत्म होते होते अखिलेश की रैली से एक बार फिर हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। टूटी कुर्सियां, टूटे बैरिकेड और लाठियां बरसाती पुलिस। ये तस्वीरें जौनपुर की हैं, जहां आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। अखिलेश के हेलीकॉप्टर ने जैसे ही सभा स्थल पर लैंड किया, वहां मौजूद समाजवादी पार्टी के समर्थक बेकाबू हो गए। अखिलेश यादव के करीब पहुंचने के लिए सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेडिंग पर ही चढ़ने लगे और वहां मौजूद कुर्सियां तोड़ डाली। अराजक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश की रैलियों में भीड़ बेकाबू हुई है। इससे पहले 21 मई को आजमगढ़ में अखिलेश की रैली में हंगामा हो गया। बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस नाकाम रही। कार्यकर्ताओं ने जनसभा में जमकर हंगामा किया। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का प्रयोग किया। वहीं 20 मई को भी संत कबीर नगर में अखिलेश समर्थकों के बीच घिरे हुए नजर आए थे। दरअसल अखिलेश यादव का संबोधन खत्म होने के बाद कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर अखिलेश यादव के पास पहुंचे, जिसमें सुरक्षाकर्मी और अन्य नेताओं के साथ धक्का मुक्की भी हो गई। वहीं 19 मई यानी रविवार को फूलपुर में जनसभा के दौरान बेकाबू भीड़ अखिलेश और राहुल के मंच तक पहुंच गई थी, जिसके बाद दोनों नेताओं को बिना जनसभा को संबोधित किए लौटना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।